तो कल हमने गवर्नमेंट चार्टर एक्ट 1854 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 1853। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 में यही था। ये लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट था। इसमें फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया था। तो यहाँ से हमने देखा कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, ये इसका एक बेसिस था, ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन, जो सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो चार्टर एक्ट ऑफ 1854 में, यहाँ से ओपन कंपटीशन का शुरुआत हुआ सिविल सर्विसेज में, जहाँ से आईएएस बनते हैं। उसको उस समय उसे कहते थे कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस। ठीक है, देन लेजिस्लेटिव मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। और उसमें 6 मेंबर को इंक्लूड किया गया, जहाँ पे जैसे ब्रिटिश का पार्लियामेंट था वैसे ही काम करती थी। तो अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये क्यों आया? पहले तो देखिए, कंपनी जो है पर्सनल लॉ, बहुत सारे सोशल कस्टम में इंटरफेयर कर रही थी। तो द पीपल, इंडियन पीपल वेर अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू किया, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो कंपनी से पावर ले ली गई। तो ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिश जीत तो गए वॉर, उन्हें कंट्रोल तो हमें कर लिया, बट उन्हें समझ में आया कि कंपनी को अब रूल करने देना सही नहीं है। ब्रिटिश ने डायरेक्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंदर ले लिया, और उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उन्होंने इसे कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने इसे कहा एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया, और जो पावर है गवर्नमेंट का, टेरिटरी का, रेवेन्यू का, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो डायरेक्ट कंट्रोल, ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, देन इसका फीचर्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का? इसने कहा कि जो इंडिया है, नाउ इट शुड बी गवर्न बाय इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी कौन है? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब जो डेसिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, वो वाइसरॉय में चेंज हुआ। अब चलिए यहाँ से मैं एक बार कराता हूँ। जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, ठीक है, 1773, तो इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बाकी प्रोविंसेस सबऑर्डिनेट हो गई टू बंगाल। देन देन कम्स 1833। नो, देन कम्स 1813। नो नो नो, इट इज 1833। तो 1833 में क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ही वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है वॉइसरॉय। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू ये सब में, ये सब तो एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर वाइसरॉय बना दिया। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, आप बताना मुझे कमेंट में। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो यहाँ से जो एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सीसीसी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट 1854 के थ्रू आई थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1773 में आई थी। सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1854 में नहीं आई थी, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक डुअल गवर्नमेंट था एक टाइप का। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ज्यादातर कंपनी के लोग होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग। ठीक है, तो इसको एंड कर दिया गया। देन एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो जिसके पास कंप्लीट ऑथोरिटी कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे आते थे गवर्नर जनरल या वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इनका ऑफिस लंदन में ही था, वो लंदन से ही कंट्रोल रखते थे।
और ये ही वाज द रिस्पॉन्सिबल मेंबर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हें जवाब देना था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसकी ऑफिस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में शुरू की गई, यानी इस एक्ट में, तो इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर के काउंसिल ऑफ इंडिया, 15 मेंबर का काउंसिल दिया गया जो उनको असिस्ट करेगा। इसको एडवाइजरी बॉडी कहते हैं। वो एक एडवाइस करने के लिए था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो चेयरमैन था। ठीक है। सो द एक्ट ऑफ 1858, इसका मेन मोटिव था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मजबूत करना, ज्यादा कंट्रोल करना। रिफॉर्म ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कि अब दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना हो जाए, दोबारा कोई रिवोल्ट ना हो जाए 1857 जैसा। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल लगा दिया था और ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को स्ट्रॉन्ग किया था। अब वो रिफॉर्म नहीं चाहते थे। रिफॉर्म करेंगे तो उन्हें ओपोजिशन झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे ऐसा ऐसा रिफॉर्म लाएंगे, ठीक है, जहां से उनको पता है कि हमें कहीं कभी ना कभी तो जाना है इंडिया छोड़ के। तो वो बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, देन 1892, 1909, तो ये सब की मदद से वो बस कैरोट दे रहे, ये सब एक कैरोट है। वो अपने रूल को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, वो रूल को अपना बढ़ाना चाहते हैं बाय दिस एक्ट्स एंड काउंसिल्स। धीरे धीरे वो देखो लिबरल हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी देंगे। ठीक है। और एट लास्ट 1947 में वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था हमें कभी ना कभी छोड़ना ही है, हम ज्यादा दिन रूल तो नहीं कर सकते। 1857 रूल के बाद उन्हें समझ में आया। ठीक है। तो वो एक्ट सब, ऐसे एक्ट सब, लेजिस्लेशन सब लाए और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस बना। हमें समझ में आया कि नेशनलिज्म क्या है। ठीक है। व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, सेक्युलरिज्म, तो हमें ये सब समझ में आया। ठीक है। यूनिटी, तो हमने ये सब सीखा और ये सब हमारा बेसिस बना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा। ठीक है। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो पूरा एक बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1861, तो नेक्स्ट जो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास कर लिया गया। तो जब 3 साल बीते तो रिवोल्ट के बाद समझ में आया ब्रिटिश को कि नाउ इंडियंस आर कोऑपरेटिंग विथ अस। ठीक है। उन्हें लगा कि इंडियन तो कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें उनका कोऑपरेशन भी जरूरी है ताकि हम देश में एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन शुरू किया, यानी हमको इंडियन को एसोसिएट करना है एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब छोटे मोटे कामों में, कोई बड़ा पोस्ट नहीं देने वाले हैं, ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा एक्ट पास किया 1861, 1892, 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी। ठीक है। कैसे, देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस को इंक्रीज किया। कैसे, तो वाइसरॉय ने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करना शुरू किया। उनका एक एक्सपेंडेड काउंसिल था, वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो वाइसरॉय का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था। यहाँ पे ध्यान देना, अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बात होगा 1909 में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 1853 में ही आ गई थी, तो वहां पे उन्होंने 3 इंडियन को सबसे पहले नॉमिनेट किया। कौन थे हमारे वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग, 1862 में 3 इंडियन को उन्होंने नॉमिनेट किया एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। कौन से सर? दिनकर राव। ठीक है। दूसरा 1861। तो अब यहाँ पे इंडियंस का कॉन्फिडेंस तो जीत लिया था, इंडियन का कॉन्फिडेंस भी आने लगा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे थोड़ा सा ट्रस्ट कॉपरेशन होने लगा था। तो उन्होंने एसोसिएट करना शुरू कर दिया इंडियंस को। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ 1861 से। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मन में सोचना आंसर क्या है, कि जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरू हुआ था, वो पीक पे कब पहुंचा? ठीक है, सोच लिया। वो पीक पे पहुंचा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 में, सॉरी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ठीक है। तो यहां से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया और जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो कि
1833 में छीन ली गई थी, वो बॉम्बे मद्रास को दे दिया गया वापस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी जो है वो रिवर्स हो गई, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में शुरू हो गई थी। अब क्लाइमैक्स कहाँ पे पहुंची? 1833 में। ठीक है, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन भी शुरू हुआ। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन बोले तो लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है? लॉ फ्रेम करना, लॉ बनाना। और डिवोल्यूशन मतलब लॉ बनाने का पावर को नीचे नीचे की तरफ भेजना। जैसे पार्लियामेंट ऊपर है तो वो लॉ बनाती है, वो अपना पावर कुछ स्टेट को दे दिया तो स्टेट भी लॉ बनाएगी। स्टेट ने कुछ पावर डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, गांव को दे दिया, ब्लॉक पंचायत को दे दिया, तो उसने वो भी लॉ बनाएगी। तो इसे कहते हैं डिवोल्यूशन, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, डिवॉल्व करना। एक होता है इवॉल्व करना, ऊपर की तरफ जाना, एक होता है डिवॉल्व करना। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का पॉलिसी 1861 से शुरू हुआ। ठीक है, तो कैसे लेजिस्लेटिव? वही बोला, इंटरनल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोविंसेस को दे दिया गया, जो सेंट्रल है उसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। और वो फाइनल मैक्सिमम ऑटोनॉमी कब मिला? 1937 में। ठीक है, जब हम इलेक्शन देखेंगे कि इलेक्शन भी हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती भी है और वो बहुत सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। और 1937 में आप देखोगे सोशलिज्म, इंडियन सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था। फिर आप देखोगे जो रिफॉर्म है, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, ये हमेशा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, जो किसान सभा ऑरिजिनेट किए थे। ठीक है, तो 1937 में जब इलेक्शन हुआ था तो उसी का फल है वो सब। ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया गया नए नए रीजन के लिए। पहले तो प्रेसिडेंसी कहाँ थी? बंगाल थी, बम्बई थी और मद्रास था। तब बंगाल एक नया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए बनाया गया, पंजाब के लिए बनाया गया। 1862, 86, 97, मतलब 1861 में शुरू किया गया प्रोविंशियल डिवोल्यूशन, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, देन वाइसराय को भी इंपावर किया गया कि आप रूल्स रेगुलेशन बनाओ कि काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका बिजनेस कैसे हो। तो 1861 का सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो क्या, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, ऑटोनॉमी देना शुरू जो हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, जैसे आज आप देखते हो मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ऐसे ही था पोर्टफोलियो सिस्टम। यही है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया पोर्टफोलियो सिस्टम को। अंडर दिस आपको एक डिपार्टमेंट दी जाती है, जहां पे उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम करना था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? 1861 से। और उसके बाद ऑर्डिनेंस आता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अगर कोई भी लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट एक लॉ पास कर सकती है, यानी ऑर्डिनेंस पास कर सकती है। इस आर्टिकल में आता है ये आर्टिकल 213 गवर्नर के लिए स्टेट में, 123 सेंटर के लिए। ठीक है, याद रखना 123 213 123 123। ठीक है, और उस समय क्या था ऑर्डिनेंस? जब 1861 का बात कर रहा हूँ, द लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए, लेट मी कम टू यू। एनी डॉट? विलियम बेंटिक, ओके गुड। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्मिनेटेड, रिड्यूस टू 18। हाँ, एक्चुअली मैंने माइक मंगाया हुआ है अंशिका, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे यूज करेंगे। मैं कल पहले पहले ट्राई कर लूंगा, या फिर एक बार आप लोग को ऐसे डेमो के लिए बुलाऊंगा 5 मिनट के लिए, बताना माइक सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, एनी डॉट्स, एनीवन? ओके, ठीक है, किसी को कोई डॉट है? हाँ, सब कुछ समझ आ रहा है या और कुछ भी एक्सप्लेन करूँ साथ में? यस अनीता? प्रकृति, ठीक है, ओके, तो लेट मी प्रोसीड। ठीक है, और मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप कोशिश करना वही लक्ष्मीकांत के बुक को, लक्ष्मीकांत को उल्टाना, वही चैप्टर को एक बार रीडिंग मार देना, तो देखना आपको याद आ जाएगा।
और साथ में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ में आप पेन लेके बुक पे भी लिख सकते हैं या अलग से एक नोट्स भी बना सकते हैं, एक रनिंग नोट्स बोलते हुए, आपको जैसा मतलब कंफर्टेबल हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फो देता हूँ वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी बिगिन। सो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो 1861 खत्म हो गया, 1858 खत्म हो गया। ठीक है, अब हो गए हमारे 30 साल कंप्लीट 1861 के बाद। अब बीच में बहुत कुछ हुआ होगा 1861 से 1892 के बीच में। तो बीच में क्या हुआ? बीच में आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ, कॉटन क्राइसिस हुआ था। ठीक है, कॉटन क्राइसिस हुआ था। और क्या हुआ था? और हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में। ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो इसने डिमांड रखना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के पास। ठीक है, टू द ब्रिटिश। तो ये जो डिमांड रखा, तो पहले तो ब्रिटिश ने ही इनिशिएट किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हो जाए। बहुत सारी थ्योरी भी है, क्या नाम है उसका, कुकर से रिलेटेड नाम है। ठीक है, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई और इसका फर्स्ट सक्सेस कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारा डिमांड जो किया था, तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का प्रोविजन। इसने क्या क्या इंक्रीज कर दिया, क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ध्यान देना, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल यूज हो रहा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल और प्रोविंसेस में था, उसके मेंबर को इंक्रीज किया गया। यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे? जो ऑफिस के लोग नहीं थे। ऑफिस के लोग कौन थे? ब्रिटिश। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन हो गए? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे, जो मतलब जो इंडियन हो गए, मेनली मोस्टली इंडियन। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी इंक्रीज किया गया प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है। ठीक है, बट मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी ही थी अभी भी और वो रहेगी आगे तक भी। ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन किया गया था, यानी ब्रिटिश का मेजोरिटी था, और एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को इंक्रीज किया गया कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1891 का बात, 1892 का बात कर रहा हूँ। डिस्कशन ऑफ बजट। ठीक है, ये जो बजट है, ये ब्रिटिश इंडिया में खुद 1861 में आया था। ठीक है, ब्रिटिश के पास ये कंसेप्ट बजट का 1860 के आसपास आया था, और इंडिया में 1892 में ये प्रोविजन दिया गया कि नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यू कैन डिस्कस द बजट, और एग्जीक्यूटिव से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, बस एक क्वेश्चन पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। बहुत सिंपल, ये ध्यान रखना, डिस्कस कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। आप एग्जीक्यूटिव को एक क्वेश्चन पूछो। एग्जीक्यूटिव कौन था? एग्जीक्यूटिव था वाइस राय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आज हो गया प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे था वाइस राय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे डिस्कशन, तो विच एक्ट मेंशन्स अबाउट द डिस्कशन ऑफ बजट एंड क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव? इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द विक्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया गया on the basis by viceroy on the basis of what? On the basis of recommendation by provincial legislative council। अभी क्या होता है? प्रोविंसेस है यानी स्टेट है, वो क्या करती है? वहां से नॉमिनेट होता है तो राज्यसभा में आते हैं लोग, राज्यसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेट इलेक्शन होता है। तो उस समय लेकिन क्या हुआ था 1892 में, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो वहां से रिकमेंड करता था, और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, ठीक है, तो वहां से रिकमेंड किया
कि आप इन लोगों को, ये 4 नाम हम दे रहे हैं, इसमें से आप किसी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड कर लो। तो नॉमिनेशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, ये चीज को डाली गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्शन का एलिमेंट भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो स्टेट के पास था, वहां पे क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, इन सब का रिकमेंडेशन के बेसिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट का था, वहां पे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देयर वाज लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन, यहाँ पे इनडायरेक्टली हम इलेक्शन के मेथड को इंट्रोड्यूस कर दिए। इलेक्शन वर्ड को हमने यूज नहीं किया है, वर्ड इलेक्शन इज नॉट यूज, बट वी हैव indirectly mentioned about the process of election, ठीक है। There may be a question that the word election was used in Government of India Act 1892, that will be wrong, but indirect provision किया गया था about the use of election vote to fill up what official seat, no, गलत हो जाएगा, नॉन ऑफिशियल सीट, ऑफिशियल सीट के लिए ऐसा कुछ नहीं था, नॉन ऑफिशियल सीट के लिए था। यही सब ध्यान देना होता है जब हम खुद से बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है रिवीजन करो, जब आप 4-5 बार रिवीजन खुद से करोगे तो ये सब ध्यान में आने लगे कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल सीट है, ऐसा ही क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, वर्ड इलेक्शन को यहाँ पे यूज नहीं किया गया था, यहाँ पे क्या प्रोसेस यूज किया गया था, प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट प्रोविंस के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रिकमेंड करेंगे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट करेगा, किसका रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट कम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ली कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और लॉर्ड मिंटो, ये कौन था, वाइसराय, ठीक है। वाइसराय का नाम कब आया, इंट्रोड्यूस किया गया था 1858 में, ठीक है। फर्स्ट वाइसराय कौन था, चलिए आपको पता ही होगा, ठीक है। फीचर्स क्या था, फीचर्स ये था कि अब देख रहे हो आप 1861 से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर साइज को इंक्रीज किया गया। तो इस बार जो 1909 में खतरनाक इंक्रीज किया गया था, 16 से 60 हो गया, ठीक है। आप में से किसी ने 16 से 60 कमेंट में लिखा था, तो वो इसके लिए था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंक्रीज द साइज ऑफ इंडियन काउंसिल for both central and provincial legislative council, provincial council, legislative council, central legislative council में जो members है उनका नंबर को इंक्रीज कर दिया था 16 से 60, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी मेंबर जो है यूनिफॉर्म नहीं थे प्रॉपर। देन ऑफिशियल मेजोरिटी को अभी भी रिटेन किया गया, अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही रहेंगे, वो अभी अपना पावर कैसे छोड़ देगा ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रखने का परमिशन दे दिया, अलाउ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था 1909 में। वैसे ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि 1909 से पहले क्या हुआ था, 1905 जब बनारस सेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द, देख लेना हु वाज द डिसाइडेड इट, ठीक है। फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था, तो बहुत रिवोल्ट हुई थी, ठीक है। देयर वाज मिलिटेंट मूवमेंट एज वेल एज मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो ये सब स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन हुई थी, ठीक है। एक प्रोटेस्ट देखा गया था, ठीक है, जिसे कंट्रोल करना इस बार उतना आसान नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कैरोट दिया, ठीक है। कैरोट ये गाजर है, ठीक है, लुभाने के लिए। ये आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं, कैरोट तो ये था, तो स्टिक क्या था, ठीक है। 1909 कैरोट था, तो स्टिक क्या था, चलिए। तो 16 to 60 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रेज किया गया 16 से 60। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट, ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को अलाउ किया गया
कि आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के पास उतना पावर था नहीं, उसके पास कुछ ज्यादा जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी। और इंक्रीज किया गया डेलिब्रेशन। तो एक चीज होता है डिबेट, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, ठीक है। ये हमारे डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन, ठीक है। तो 1909 में डेलिब्रेटिव फंक्शन यानी डिस्कशन, which is the ethos of any democracy, इसे इंक्रीज किया गया। कैसे? आपको पता है 1892 में बजट को डिस्कस करने का पावर दिया गया था और अलाउ किया गया था, और एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से, यू कैन एड्रेस वन क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी परमिशन दिया गया। यू आर नाउ अलाउड टू द मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट। यहाँ पे इतने पैसे कम मत खर्च करो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करो या यहाँ कम करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का परमिशन दिया गया 1909 एक्ट में, और रिजोल्यूशन मूव करने को दिया गया, ठीक है। ये सब जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट है इसको आप लिख सकते हो, जो आप दूसरे एक्ट से कंफ्यूज कर सकते हो उसका अलग नोट्स पेज पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कम व्हाट, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन। अब देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बात यहाँ हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। 1909 से हम क्या कहते हैं, काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंट्रोड्यूस किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसराय के साथ चलती थी, ठीक है। वो किसकी होती थी, वाइसराय की होती थी। यहाँ पे इंडियंस को एसोसिएट किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम वहां इंडियंस को एसोसिएट किया गया। किस प्रोविजन, किसमें ये प्रोविजन था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। देन कम सेपरेट इलेक्टोरेट। तो फुल फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मोरली, ठीक है। लॉर्ड मोरली या फिर लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ये एक रीजन था जो हमारा नेक्स्ट पाकिस्तान बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्टोरेट होता है वहां पे, यहाँ पे कोई कुछ लीडर होंगे जो किसी कम्युनिटी के होंगे, उसको उसी कम्युनिटी के लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए बनाया गया था, तो मुस्लिम लीडर होंगे और इस मुस्लिम लीडर को वोट बस मुस्लिम देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डिवीजन था जो कि क्रिएट किया गया, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर्म कर दिया गया। तो यहाँ पे अपीज करने का कोशिश किया गया मुस्लिम को, और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की गई, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया। तो लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो लॉर्ड मिंटो को हम क्या कहेंगे, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि मिंटो क्या था, वाइसराय था, और मेनली इंडिया में जो रहते थे वाइसराय होते थे, वही इंप्लीमेंट करते थे। देन यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, ठीक है। तो ये एक बेसिस बना हमारे लेबर रिफॉर्म्स, लेबर यूनियन, जो बाद में आप 1919 के आसपास देखोगे, जो लेबर यूनियन फॉर्म होती है, जिसको डिसाइड करते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका इंक्रीज किया गया, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, यूनिवर्सिटीज का और जमींदार का, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या था, ये मॉल्यूमेंटो रिफॉर्म है। देन यहाँ पे साइज को इंक्रीज किया गया 16 से 7, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ किया गया कि यू कैन मेंटेन योर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। डेलिबरेटिव फंक्शन को इंक्रीज किया गया, कैसे, बाय अलाउइंग टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहली बार वहां पे इंडियंस को एसोसिएट किया गया वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। अभी जुडिशरी दूर है, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब 3 पिलर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 पिलर है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को एसोसिएट किया गया। पहला वाइस
पहला कौन इंडियन था जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया? इट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देन सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया, दस कम्युनलिज्म वाज लीगलाइज्ड। देन प्रेसिडेंसी कांग्रेस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। और ये एक बेसिस बना लेबर रिफॉर्म्स का, लेबर यूनियन का, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, election word was used in 1892, no, election word was not used in 1892, शुभम, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, एक इलेक्शन टाइप का कुछ चीज था, वो नॉमिनेशन था, एक एग्जैक्ट इलेक्शन वो नहीं था, ठीक है। तो इलेक्शन वर्ड वाज नॉट यूज्ड इन 1892। किसी को कोई डाउट्स? ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, 1919, ठीक है। तो 1919 में क्या होता है, 20 अगस्त 20 अगस्त 1917 को एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट आया था। दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब फोर्स में आया? 1921 में। 1921 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फोर्स में आया, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो था, वो इफेक्ट में कब आया? 1921 में, ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसे। मॉन्टेगू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय, ठीक है, वाइसराय। तो फीचर्स क्या था? तो फर्दर यहाँ पे डिवोल्यूशन होता है, ठीक है। डिवोल्यूशन जो 1861 में शुरू हुआ, तो यहाँ पे फर्दर डिवोल्यूशन हुआ, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को यहाँ पे डिवाइड किया गया, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाज अंडर गवर्नर, टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। यहाँ पे मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को, ठीक है। देन रिजर्व सब्जेक्ट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्टर्स रिजर्व सब्जेक्ट में। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस फिर से आया, ठीक है। तो डुअल स्कीम आप बहुत बार देखोगे, 1765 में आया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, निजाम और निजामत और दीवानी। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वहां पे भी डुअल आया। फिर इसके बाद ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर से डुअल कुछ आया, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, जिसे हम डायरकी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खींचातानी होने लगी, कन्फ्लिक्ट होने लगा गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, और डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इंडियन लेजिस्लेटिव में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शन को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1919 में। देन अब क्या हुआ, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वेर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, जो प्रोविंसेस में थी। इट रिक्वायर्ड 3 of 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जहाँ पे इंडियन को एसोसिएट किया गया था 1909 में। 1919 में 6 में से 3 को अब इंडियंस ही होना है, ठीक है, ऐसा प्रोविजन डाला गया कमांडर इन चीफ को छोड़ के। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियन के लिए। Then it granted franchise to limited number of people on the basis of property, tax and education. Okay.
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में तीन इंपॉर्टेंट काम, तीन कुछ अलग, तीन यूनिक काम किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, पेज भी दिखाता है, तो पेज 55 ही होगा आपके बुक में भी, पेज 55 में दिया होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, पहली बार बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये वर्ड लिख सकते हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखे, बाई कैमरलिज्म। दूसरा का डायरेक्ट इलेक्शन। तीसरा हो गया मेजोरिटी टू बी चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, देन थर्ड हो गया 3 of 6 वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देन एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उसके फ्रेंचाइजी भी दी गई लिमिटेड मेंबर को। और न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में खोला गया। यानी यहाँ से क्या हुआ, ब्रिटिश कहीं ना कहीं मान रहे थे कि इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट कोएग्जिस्टेंस है। ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया यानी जो डिप्लोमेसी, आज एम्बेसी कह सकते हो आप, वो उसका न्यू ऑफिस खोला गया लंदन में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कुछ फंक्शन है वो हाई कमिश्नर को दे दिया गया। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म का अगर बात करें तो 1833 में कोशिश की गई थी कि ओपन कंपटीशन लाया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ओपोजिशन की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। 1853 में फाइनली ओपन कंपटीशन को सिविल सर्विसेज लॉन्च की गई ऑन द बेसिस ऑफ मैकॉले रिकमेंडेशन। 1853 में आई थी, और मैकॉले रिकमेंडेशन जो था 1834 में था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, hence a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants। ठीक है, तो जरा देखिए क्या है, दिस वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ठीक है, ली कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो बहुत सारे आप टेस्ट दोगे तो आप वहां देखोगे ली कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो वहां पे साइड में, दिस वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि 1926 में फॉर्म हुई थी, सेंट्रल पब्लिक कमीशन हुआ था, सेटअप इन 1926 ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इट वाज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ठीक है, it separate for the first time provincial budgets from central budget and authorized provincial legislature to enact their budget। तो पहली बार एक और काम किया गया था, प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल बजट से। तो बजट से रिलेटेड 3 एक्ट हो गया, 1892, 1909, 1919। 1892 में आपको इंट्रोडक्शन बजट डिस्कस करने का पावर दिया गया था, 1919 में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1919 में प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को चेंज किया गया था। ठीक है, इसी तरह से रिलेट कर करके हमें पढ़ना चाहिए। देन इट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, और 1919 में कहा गया कि 10 साल बाद आप एक कमीशन को, स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट करना, जो कि रिव्यू करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। और वो क्या था, वो था साइमन कमीशन, जो 1927 में कुछ साल पहले ही आ गए, 2 साल बिफोर द शेड्यूल। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ठीक है, तो बोला कि इसमें तो सारे इंडियन मेंबर्स ही हैं, तो इंडियंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसमें लाला लाजपत राय हर्ट हो गए। ठीक है, तो भगत सिंह इसका बदला लेने के लिए सैंडर का शूट आउट किया था। ठीक है, असैसिनेट किया था। ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश, हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। तो मुस्लिम लीग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबने बॉयकॉट किया, लेकिन बॉयकॉट किसने नहीं किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, यूनियनिस्ट पार्टी, वो मद्रास में एक पार्टी था, उसने बॉयकॉट नहीं किया था, अंबेडकर ने सपोर्ट किया था। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। इसने कहा एबोलिशन ऑफ डायरकी कर दो, जो कि प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, और बोला डायरकी को वहां एबोलिश करो और सेंटर में ले आओ। तो डायरकी जो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कब की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919,
और सेंटर में कब आई? 1935 में। उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस में एक्सटेंड करो, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट का फेडरेशन बनाओ, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को इलाबरेट किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश का इंटरेस्ट कहाँ से पूरा होता है? कॉमनल रिप्रेजेंटेशन से। इस प्रपोजल को कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था? इट वाज इन सेकेंड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन ए व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया। ठीक है, और ये जो व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया ऑन द बेसिस ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट कल्मिनेटेड इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 में ये हुआ। तो 1927 में तो साइमन कमीशन आई, 1930 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। इन्होंने कहा बेसिस रिकमेंडेशन क्या था? डायरकी को एबॉलिश करो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करो, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को एस्टेब्लिश करो, ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट था जो कि कभी फॉर्म में नहीं आया, और कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट को रहने दो, कंटिन्यू करो। देन कॉमनल अवार्ड आता है अगस्त 1932 में। रैम मैकडोनाल्ड क्या करते हैं? सोचते हैं इंडिया को और डिवाइड किया जाए। उन्होंने एक कॉमनल अवार्ड पास किया। इन्होंने बोला एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस को नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिलेगी, शेड्यूल कास्ट। तो गांधी जी को लगा नाउ दे आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडियंस एंड दे आर ट्राइंग टू डिवाइड हिंदूज आल्सो। ठीक है, तो गांधी ने इस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अपोज किया। फास्ट एंड टू डेथ कहाँ रखा? यरवदा जेल में, पूना में थे तभी। पूना में यरवदा जेल में क्यों गए थे? 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो जेल में थे। एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो फाइनली अंबेडकर और गांधी जी में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट, और यहाँ पे हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट को और के लिए माना गया और रिजर्व सीट दी गई डिप्रेस्ड क्लास को। यानी इतना कुछ सीट है वहाँ पे, जो जनरल सीट है वहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए कुछ कुछ रिजर्वेशन दी जाएगी कि इस सीट पे बस डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही लड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉमनल अवार्ड के बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ओके। तो आगे कंटिन्यू करूं या फिर आज रहने दूं? हेलो, कर दे आप? कंटिन्यू करूं? ओके, लेट मी कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑल्सो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। द एक्ट मार्क्ड ए सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये एक सेकेंड माइलस्टोन था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930। आज जो आप जीपीएससी देख रहे हो, स्टेट पॉलिसी, या फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, जो मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लेंदी इन डिटेल, तो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ये भी कहा जाता है इट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। फॉर हुम? फॉर गवर्नर जनरल, कि उसे क्या करना चाहिए, कब, उसका फीचर्स क्या था। यहाँ पे कहा गया कि देयर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, जो कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड भी किया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म करो। ठीक है, द एक्ट डिवाइडेड, यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया बिटवीन सेंटर एंड सेंटर। 3 लिस्ट में, फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के अंदर रहेगा, और प्रोविंशियल लिस्ट यानी स्टेट लिस्ट जो जिसे आज कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों का पावर रहेगा, और रेसिजुअरी पावर
किसके पास रहेगा? गवर्नर जनरल के पास, यानी वाइसराय के पास। ठीक है, यही क्वेश्चन था यूपीएससी 2018 में। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि रेस्यूजरी पावर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 वाज गिवन टू गवर्नर जनरल। ठीक है, so next what it abolished डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी उसे एबॉलिश किया गया 1935। 1935 में उसे एबॉलिश किया गया और उसे इंट्रोड्यूस कहाँ कर दिया गया? सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लेजिस्लेचर में उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। द प्रोविंसेस विल अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट, ऑटोनॉमी दे देगी प्रोविंसेस को। और प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो बनाने का एम था वो प्रोविंसेस को दे दी गई। गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, पहले क्या था 1919 में? कन्फ्लिक्ट चलते थे, जो रिजर्व सब्जेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था रिजर्व सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होता था मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। तो अब क्या कर दिया गया? ऑटोनॉमी ज्यादा दी गई और डायरकी को खत्म कर दिया गया। गवर्नर टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, और दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937। ठीक है, 1937 में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने का जो बात है वो 1935 में की गई है। ठीक है, वो कहाँ की गई है? ठीक है, 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑटोनॉमी को, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया। यहाँ पे जो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया सेंटर में, यानी फेडरल सब्जेक्ट जो है, स्टेट सब्जेक्ट, फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये तो अलग हो गया। जो फेडरल सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। रिजर्व सब्जेक्ट रहेगी गवर्नर जनरल में यानी वाइसराय के पास, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। 6 से ज्यादा प्रोविंसेस में 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट, it introduced further principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes. प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर वर्कर्स के लिए। इट एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए आपको याद होगा 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे। तो इसे एबॉलिश कर दिया गया और क्या हुआ? देयर वाज इट वाज एबॉलिश्ड एंड बदले में क्या किया? कुछ टीम ऑफ एडवाइजर दे दिए गए उनको असिस्ट करने के लिए। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया। और फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट, ज्यादा नहीं था। 10% जो अमीर थे, जो जमींदार थे, जो एजुकेटेड थे, उनको वोटिंग राइट दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगेन यहाँ पे एक नया चीज, जहां जहां आपको नया चीज दिखे उसको अलग से लिख लेना। तो यहाँ पे नया चीज क्या है? नया बात क्या है? यहाँ पे रिजर्व इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भारत का आजादी मिली थी तो आजादी मिलने के 3-4 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही पाकिस्तान के लिए भी करेंसी को प्रिंट किया था। ठीक है,
Then it provided for establishment of not only Federal Public Service Commission, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो 1919 में क्या हुआ था? सिविल सर्विसेज फॉर्म हुई थी 1919 में। फिर 1935 में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्मेशन की गई थी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म की गई थी। और 1919 में क्या होता? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म की गई थी, ठीक है, ताकि सिविल सर्वेंट को रिक्रूट कर सके। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे ऑटोनॉमी ज्यादा बढ़ गया है धीरे धीरे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फ्रीडम अचीव किया। 1937 में फेडरल कोर्ट भी बना, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, ये फेडरल कोर्ट वही है जो बाद में अभी हमारा आजाद भारत का सुप्रीम कोर्ट है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। फेडरेशन जो वर्ड है वो ध्यान रखना, 1935 में। फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, तो 1935 के प्रोविजन में था, बट इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिलने से कैसे मिली? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल एंड बाय 30 जून 1948। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो याद रखना, इट इज प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। मतलब ये सब छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं, क्या पता यूपीएससी के भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में डाल दो। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल 30 जून 1948 को एंड हो जाएगा, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। तो क्या हुआ? एजिटेशन हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा बोला पार्टीशन दो, आज़ादी दो, पाकिस्तान के लिए एजिटेशन होने लगा। 3 जून 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कहा कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि 1946 में फॉर्म हुआ था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुआ था? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, दैट वाज फॉर्मड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड इन 1946। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उसने क्लियर कर दिया कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री व्हिच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। उन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन कोई पार्ट देश का अगर वो अनविलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो वाइसरॉय थे इंडिया के। उन्होंने पार्टीशन प्लान को आगे रखा, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर दिया। इन्हें बहुत जल्दी थी कि हमें रूल करना है। ठीक है, और जल्दीबाजी में इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया पार्टीशन को। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में इनैक्ट हो गया और हमें आज़ादी थोड़ा पहले मिल गई। ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या था, तो एक बार और देखिए बैकग्राउंड क्या है इसका। 20 अगस्त 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1948 को आपका रूल खत्म हो जाएगा। 3 जून 1947 को कहा कि ब्रिटिश कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि 1946 में फॉर्म हुआ था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इट विल नॉट अप्लाई टू एवरीवन जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आता है, क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स ये आता है कि माउंटबेटन जो वाइसरॉय थे, उन्होंने एक पार्टीशन प्लान रखा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को, ठीक है, जून जुलाई अगस्त 2 महीने पहले, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया। इसका फीचर्स क्या था? इसका फीचर्स था, इट इंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और डिक्लेयर किया इंडिया को इंडिपेंडेंट और सोवरिन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947।
15 अगस्त 1947 इंडिया अब सोवरिन स्टेट रहे। सोवरिन का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू। सोवरिन का मतलब होता है जैसे आप नाउ यू विल टेक डिसीजन अबाउट योर लाइफ। ठीक है, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपको आईएएस करना है, या फिर आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, यू आर सोवरिन। ठीक है, यू विल टेक डिसीजन, यू हैव ऑटोनॉमी। ठीक है, जब किसी स्टेट के पास ऑटोनॉमी हो कि उसे किसी पे डिपेंडेंट ना रहना चाहिए। हमारा फॉरेन पॉलिसी है, सोवरिन है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ठीक है, हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है और सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, और नो वन कैन इंटरफेयर इन मेकिंग एनी डिसीजन, दैट इज कॉल्ड सोवरिन एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, so this is sovereign state from 15 August 1947. It provided for partition of India, creation of two dominion, India and Pakistan, और इनके पास राइट रहेगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट होने का या फिर पार्ट नहीं होने का, कॉमनवेल्थ को छोड़ने का। देन इट एबॉलिश ऑफिस ऑफ वाइसराय, जो भी आया था 1858 में, उसको बोला जाओ यहाँ से। गवर्नर जनरल को each dominion and provided for each dominion a governor general who was to be appointed by British king on the advice of डोमिनियन कैबिनेट। ठीक है, बोला कि ठीक है, एक गवर्नर वाइसराय तो आपको दे सकते हैं हम, और वाइसराय को एबॉलिश कर दिया और बोला कि गवर्नर जनरल को हम दे सकते हैं। ठीक है, यू विल एडवाइस मी। लेकिन जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट है उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि प्लीज आप रुक जाओ, हमें थोड़ा देखना है, हमें संभालना है इतने बड़े देश को। पाकिस्तान ने नहीं लिया। ठीक है, तो it empowered Constituent Assembly of two dominion to frame and adopt any constitution for their respective nations, to repeal any act of British Parliament। British Parliament का कोई भी एक्ट था उसको रिपील करने के लिए, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। इंडिपेंडेंस एक्ट का जो भी प्रोविजन था आप उसको भी हटा सकते हो। ठीक है, तो मतलब अब ब्रिटिश थोड़े जल्दीबाजी में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, तो वो चाह रहे थे कैसे भी हम यहाँ से निकले। ठीक है, थैंक्स टू हिटलर। देन इट एम्पावर्ड द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियन, मतलब अपना जो टेरिटरी आपका उसे आप लेजिस्लेट करो, उसके लिए लॉ बनाओ। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया था, मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम किया था, जब तक हमारा रियल जो पार्लियामेंट अभी है जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था। तो नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर अगस्त 15 1947 वो किसी भी प्रकार से लागू होगा किसी भी इंडिया या पाकिस्तान पे। तो अगेन ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबॉलिश कर दिया गया। ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स हो गई, ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो गई, और कोई भी जो ट्रीटी थी प्रिंसली स्टेट से ट्राइबल एरिया से वो 15 अगस्त को खत्म हो गई। ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम मिल गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो या इंडिया को ज्वाइन करो। देन गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियंस एंड द प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कहा कि आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट, it deprived the British monarch to veto bills, ask reservation. Governor General would have full power to assent to any bill in the name of majesty. ये सब पावर को डिप्राइव कर दिया गया। अब जो पहले क्या था, रियल हेड था ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। नॉमिनल हेड मतलब जिसके पास पावर नहीं, जैसे आज का प्रेसिडेंट है। ठीक है, दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एम्परर ऑफ इंडिया है, जो ब्रिटिश के क्रॉन थे, ब्रिटिश का क्रॉन जो ये टाइटल लिया था वो ड्रॉप कर दिया। देन इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो भी सिविल सर्वेंट थे उसका अपॉइंटमेंट को खत्म कर दिया गया, लेकिन जो पहले से हैं दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहले से थे सिविल सर्वेंट दे विल एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स जो अब तक उन्हें मिल रहा था। देन लेट मी रीड दिस पॉइंट।
At the stroke of midnight on 14 to 15 August 1947, the British rule came to an end, and power was transferred to two new independent dominions, India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of new dominion, and he swore in जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ओथ किसने दिलवाया था? एक ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इट विल बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, वो जवाहरलाल नेहरू को स्वोर इन एक ओथ दिलाए, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बना? हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में फॉर्म हुई, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। ठीक है, जब तक इंडियन पार्लियामेंट नहीं बना तब तक ये हम लेजिस्लेट भी करती थी और कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे, पोर्टफोलियो इन्होंने अलग अलग लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम का पोर्टफोलियो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन मथाई के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, जगजीवन राम के पास लेबर, सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस, C.H. भाभा के पास वर्क्स, माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान के पास फाइनेंस, अब्दुल रब निस्तार के पास पोस्ट एंड एयर, असफ अली के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, C. Rajgopalachari, he was the first and last Indian Governor General of India. एजुकेशन एंड आर्ट मिला इन्हें। ठीक है, देन गोज ऑन, जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिला। ठीक है, सो इन दिस वे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। मौलाना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो फ्री कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट, इसमें जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। देन नेक्स्ट क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल का होम था, राजेंद्र प्रसाद फूड, ये एजुकेशन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे हमारे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जॉन मथाई रेलवे ट्रांसपोर्ट, B.R. अम्बेडकर लॉ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, B.R. अम्बेडकर लॉ और जगजीवन राम फॉर लेबर। ठीक है, बलदेव सिंह डिफेंस। ठीक है, जो दो मैंने बोला उसे याद रखना, B.R. अम्बेडकर लॉ, जगजीवन राम लेबर। देन आप ध्यान याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, वल्लभ भाई पटेल होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट। देन जवाहरलाल नेहरू का क्या क्या पोर्टफोलियो था? कॉमनवेल्थ, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो एक पॉइंट था यहाँ पे, शाह आलम जो है मुगल एम्परर, इन्होंने दीवानी ग्रांट की थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है, तो दस चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। आई एम सॉरी, आज मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। ओके गाइस, मीट यू टुमारो। ठीक है, और रिव्यू सब दे देना, बताना कि क्या बुरा था, क्या अच्छा था। ठीक है, मीट यू एट द ग्रुप। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू अनीता, थैंक यू अनिष्का, थैंक यू शुभम, एंड थैंक यू आकृति, थैंक यू एवरीवन।